इंडिया में इस वक्त आप अगर आरएसएस के साथ आप अलाइन नहीं है ज़हनी तौर पे तो आप कुछ आप नहीं। किसी भी ओहदे में नहीं रह सकते कि वो आरएसएस का कॉन्सेप्ट है ना जी, उसको पॉलिटिकल नहीं कहा। आर्म्स की जो डील्स होती हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े बड़े हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट गैग लॉ है, इनकी के अगेंस्ट या इनके अगेंस्ट बात नहीं कर सकता, उसको उठा लिया जाता है, उसको डिफरेंट केसेस में ऐसे ही। इन्वॉल्व कर लिया जाता है। टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है। यूके ने शिकायत लगाई, कनाडा ने शिकायत लगाई, यूएस में वाकया हो गया। तो वो इसी वजह से, क्योंकि जो आप सिक्योरिटी को आप क्राइम के एंगल से देखते हैं। दोस्तों मैं हूं जब्बार चौधरी, आप देख रहे हैं आजाद कास्ट। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। जब हम प्रॉक्सीज की बात करते हैं तो फितनतुल हिंदुस्तान में हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वो है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि ऑफिशियली बाकायदा स्टेट क्राफ्ट में जो है उनके प्रॉक्सीज को शामिल करके चला रहे हैं। उनके वोकल नैरेटिव है उनका, वो है अजीत डोल। तो आज जरा अजीत डोल के हवाले से इसके जो फलसफे फेल हुए हैं, जो पिटे हैं हर जगह पे, हर महाज पे, जरा उन पे गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं स्ट्रेटेजिक और दिफाई सीनियर तजियाकार कर्नल टायर आबिद लतीफ साहब। कर्नल साहब, अजीत डोल साहब को जानते हैं जी, आपसे पहली दफा ये जो इन्होंने आते ही मेरा इसमें थोड़ा सा मैं अपनी सबमिशन दे दूं। मुझे लगता है कि अगर ये अजीत डोल जो है, ये अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ना होते तो ये आरएसएस के कोई ओहदेदार होते। सही। यू एग्री दिस कि ये पूरा जो उनकी जो थॉट प्रोसेस है ये आरएसएस के भक्ति हैं। देखें, इंडिया में इस वक्त आप अगर आरएसएस के साथ आप अलाइन नहीं है ज़हनी तौर पे तो आप कुछ आप नहीं। किसी भी ओहदे में नहीं रह सकते, क्योंकि देखिए स्टेट इस वक्त स्टेट ने अपने आप को ऑलमोस्ट हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। स्टेट ने अपने आप को एक ऐसी स्टेट डिक्लेयर कर दिया जो हिंदुत्व पे ना सिर्फ बिलीव करती है, उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर रही है। और एक्सट्रीम लेफ्ट की पार्टी 2014 एक्सट्रीम राइट की पार्टी 2014 से बरसरे इक़्तिदार है और तीसरी दफा हुकूमत में आई है। बिल्कुल। तो फिर आप खुद ही सोचिए कि अजीत डोवल साहब तो एक सीनियर आदमी है, इवन जूनियर किसी पोजीशन पे भी आप नहीं लग सकते अगर आपका पार्टी से। और फिर एक स्ट्रक्चर है उनका, स्ट्रक्चर ये है कि बजरंग दल मिला लें आप और संघ परिवार, तो ऑलमोस्ट आधा इंडिया, शिवसेना एंड आरएसएस और बीजेपी, तो आधा इंडिया तो ऑलमोस्ट उसके पास तो मेंबरशिप आरएसएस या उसके किसी शेड शूट की जानी चाहिए सब। तो फिर एवरीबॉडी इज एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस। मैं इसमें थोड़ा सा इसमें एक खबर के तौर पे शेयर कर लूं आपके साथ कि इंदिरा गांधी ने आरएसएस के जिनके सरकारी मुलाजमी, ब्यूरोक्रेसी किसी भी सतह पर, उस पर पाबंदी लगा दी थी कि वो आप जो है आरएसएस के रुकन नहीं हो सकते। ये नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने आके पहली मर्तबा उस नोटिफिकेशन के जरिए वो पाबंदी खत्म की है, ताकि फील फ्री कि आप जनाब तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसका हिस्सा बन सके। जी, वो इसलिए कि जो आरएसएस का कॉन्सेप्ट है ना जी, उसको पॉलिटिकल नहीं कहा। इन्होंने कहा कि ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट है और रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस एफिलिएशन एंड रिलीजियस एफिनिटी तो हर एक का राइट है। तो जब हर एक का राइट है तो वो इवन सरकारी मुलाजिम भी रिलीजियस एफिलिएशन तो रख सकता है। तो वो उन्होंने, यही तो ब्यूटी है कि कहीं पे आरएसएस है, कहीं पे बीजेपी है, कहीं पे बजरंग दल है, कहीं पे संघ परिवार है, लेकिन वो सब कुछ है जी, पीछे से ये थोड़ा सा अभी थोड़ी सी जो फीलिंग आ रही है, जो खबरें आ रही है, उसमें लग रहा है कि इस ऑपरेशन की नाकामी के बाद आरएसएस और नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट के दरमियान कोई रिफ्ट पैदा हुई है। उसकी एक मैं एविडेंस सिर्फ आपको कोट कर देता हूं कि आरएसएस ने अपनी मीटिंग रखी है दिल्ली के अंदर, ये 4-5 जुलाई को, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा था कि आप ये मीटिंग अटेंड करते हुए ब्रिक्स में जाना है, आप डायरेक्ट जाइए। इन्होंने उसके जिनके कॉन्ट्रेरी इन्होंने जो है अपना दौरा 5 दिन पहले शुरू किया और 5 मुल्क साथ मिला लिए। यहां से वहां पे स्पेकुलेशन हो रही है कि ये इनके दौरान भी अब सब कुछ ठीक नहीं है। जी बिल्कुल हो सकता है ऐसा। मैं एक्चुअली हम बिल्कुल वसूख से नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो मोदी साहब हैं, अब इस जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें इनको फॉरेन पॉलिसी में बहुत आइसोलेशन जी। तो अभी ये, अब जब ये एससीओ में भी थे तो वहां पे भी बहुत मुल्कों से इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे साइड लाइन्स पे उन्होंने मुलाकातें की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और दोबारा से एक रिवाइव करने की कोशिश की। स्पेशली एनर्जी कॉरिडोर पे बात की, दूसरी चीजों पे बात की और स्टेट क्राफ्ट पे बात की और टेररिज्म पे बात की, जो ये करते हैं। इसी तरह अब जो मोदी साहब हैं वो उनका इंटरेस्ट ये है कि ब्रिक्स में जाने से पहले वो अफ्रीका में जाएं और अफ्रीकन जो ममालिक हैं जहाँ पे, क्योंकि अफ्रीका के अंदर चाइना की भी बहुत इन्वेस्टमेंट है और इंडिया भी वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और फिर जब ब्रिक्स में उन्होंने जाना है तो वो जो वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन आएगी, जो म्यूचुअलिटी की बात आती है या कुछ कॉमर्स की आपस में बात आती है, रीजन्स की बात आती है,
तो वहां पे वो उनका ख्याल है कि वो बेहतर बात कर सकते हैं विज़ावी चाइना। तो ये भी एक सूरत हाल हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आरएसएस, क्योंकि अगर ऐसा हो, मोदी साहब आरएसएस से या जो उनके आरएसएस के हेड हैं उनसे वो भाग नहीं सकते। मोहन भगवत से वो भाग नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनको डिफाई कर दें, उनके ऑर्डर्स को डिनाई कर दें, या उनको कोई ऐसा, क्योंकि वो फिर मोदी साहब का जो है वो सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक मूव है और ये वो डिप्लोमेटिकली वो जा रहे हैं। आरएसएस ने जो अपना इजलास, बेसिकली तो इनका जो आरएसएस और बीजेपी का जो मेन जलसा होता है वो तो आपको पता है नागपुर में होता है, जहां पे पार्टी की और सारी चीजें सारी की जाती हैं। तो ये एक इनकी पॉलिटिकल मनूवर है, वो ये करेंगे। और आई थिंक ये जो दिल्ली वाला है ये बेसिकली ज्यादा फोकस होगा इलेक्शंस के ऊपर जी, इंटरनल सूरत-ए-हाल। ये कमिंग बैक टू अजीत डोल, हमने देखा है कि सरकार बदलती रही 2-3 मरतबा। नरेंद्र मोदी ने तमाम जो अपने इनके जो कैबिनेट थी उसको शफल करते रहे, डिफेंस मिनिस्टर को दूसरा इंटीरियर पे ले आए, इंटीरियर को उधर ले आए। लेकिन ये जो अजीत डोल साहब हैं, डोल साहब ये वहां पे पक्के हुए पिछले इतना लंबा टेन्योर, क्या ये पॉसिबल होता है कि बिल्कुल चिमटे ही रही, उनको रखा ही जा सके? क्या देखिए जी, गिविंग द ड्यू टू अजीत डोवल साहब एक कैरियर पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने बहुत सारा टाइम गुजारा और उनका जो रिसेंट फेम की वजह है वो उनका वो वाकया जो वो सुनाते हैं कि मैं 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर रहा, और फिर ये भी कि वो जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था उसमें भी उनका कि जी मैं वो आईएसआई का एजेंट बन के भिंडरावाला के जो थे जो साथी उनके अंदर चला गया था, और वहां से मैं अंदर से सारा ऑपरेशन को लीड कर रहा था और इंफॉर्मेशन दे रहा था। जी भी सारी कहानियां ही लगता है बनाई हुई है, बहुत सारी तरह की पर्सनालिटी को जरा जी इसमें काफी हद तक लगता यही है कि ये कहानियां, और कहानियां अगर हैं भी तो एक्सेप्ट हो चुकी हैं। बस ये जी डोवल साहब जब एज ए डायरेक्टर आईबी रिटायर हुए 2005 में, तो इन्होंने एक थिंक टैंक बनाया, वो जो विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, जिसको इंडिया फाउंडेशन कहते हैं। तो विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन जो थी वो बेसिकली एक पॉलिसी थिंक टैंक था, और ये पॉलिसी थिंक टैंक बेसिकली बीजेपी और आरएसएस को इनपुट देने, लेकिन उन्होंने इसको कभी तस्लीम नहीं किया कि उसको इनपुट देते हैं सारा। और फिर 2005 से वो इसमें रहे काफी एक्टिव। और आपको याद होगा 2011 में जब कांग्रेस को काफी ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़ा, और वो अन्ना हजारे की वजह से और केजरीवाल आम आदमी पार्टी का, जी वो अन्ना जिसको कहते थे, अन्ना फिनोमेना आ गया, तीनों जो आम आदमी पार्टी थे, तो उसके पीछे भी ये थिंक टैंक था, क्योंकि उसकी मीटिंग्स इनिशियल जो होती थी कांग्रेस को डैमेज करने के लिए, जो कि बीजेपी की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो उन्होंने एक वाया ये भी प्रॉक्सी एक ले गया। तो क्योंकि पॉलिसी इनपुट ये देते थे, प्लानिंग ये कर रहे थे, तो वहां पे भी इनकी जो थी ना वो इनपुट की। ये इंतहाई डेफिनेटली इंटेलिजेंट आदमी हैं, चीजें मनूवर करते हैं। फिर ये भी ये क्लेम करते हैं कि लेट 70s से लेके आज तक इंडिया में जितने भी हुए हैं उनकी हाईजैकिंग हुई है, वो उसमें उसको सॉल्व करने में उन प्रॉब्लम्स को ये शामिल है। और जो इंडिया का एक एयरक्राफ्ट जो अफगानिस्तान चला गया था, सब आप समझते हैं कि सॉल्व किए जी, ये रैंसम देके मैं उनके क्लेम की बात कर रहा हूँ कि उनका ये क्लेम है कि हमने ये किया, जैसे वो कहानियां जो अगर इस तरह के सॉल्व करते हैं तो फिर तो ठीक ही लगे हुए हैं। तो फिर यही अपनी रेपुटेशन बिल्ड करके, जब इन्होंने थिंक टैंक की रेपुटेशन बिल्ड की, जब इन्होंने अन्ना हजारे और जो अन्ना फिनोमेना था उसके थ्रू कांग्रेस को पॉलिटिकली कॉर्नर किया, तो फिर ये नजर में आ गए इनके मोदी साहब ने पहले इन्हीं के साथ, इनके जो थिंक टैंक के थे बंदे, उनको अपने साथ रखा, और फिर इनको 2014 में एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ले लिया, और अब इनकी 3 दफा एक्सटेंशन हो चुकी है 5 इयर्स। ये अपना आपने थिंक टैंक का जिक्र किया था, उसके लिए उसके मैं जो कल पढ़ रहा था तो बहुत सारी खबरें इनके अपने मीडिया के अंदर भी आ चुकी हैं, कुछ फॉरेन जो रिसर्च पेपर्स हैं उनमें भी छपती हैं कि ये जो थिंक टैंक है, जिसको अब इनके बेटे के जो उन्होंने हवाले कर रखा शौर्या डोवल को, वो जो है, अब पहले तो आपने कहा ना वो पॉलिसी इनपुट देता था, अब सुनने में ये आ रहा है, वहां पर जो लिखा जा रहा है वो ये लिखा जा रहा है कि ये इनकी जो बोर्ड में इनके जो नरेंद्र मोदी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो हैं, और ये आर्म्स की जो डील्स होती हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े बड़े हैं, उसको जो है ये अपना साइफर करने के लिए, पैसा साइफर करने के लिए वो उसमें इन्वॉल्वमेंट इनकी आ रही। देखिए फिर जब कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली है ही है जी,
जब एक थिंक टैंक बनता है, फिर वो थिंक टैंक इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाए कि उससे लोग निकल के कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं, क्योंकि अजीत डोभाल साहब खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बिल्कुल है। और दूसरे साहब, मैं उनका नाम अभी मेरे ज़हन से निकल रहा है, उनका भी स्टेटस तीन इन्होंने नीचे एनएसए रखे हैं, डिप्टी एनएसए हैं, वो भी सारे कैबिनेट के हैं। तो वो फिर इसका मतलब है कि उस थिंक टैंक का बहुत इन्फ्लुएंस है, और फिर वो पॉलिसी तो इनपुट दे गई, और फिर उसके जो फायदे हैं, जो स्पिन ऑफ्स हैं उसकी वजह से, जो फाइनेंशियल या जो उस इन्फ्लुएंस में या उस प्रॉक्सिमिटी जो एक सीनियर डिसीजन मेकिंग एलीट के साथ होने की वजह से, तो डेफिनेटली ये तो एक कॉमन सा फिनोमेना है कि एक ये इनके दो बेटे हैं, ये एक शौर्या हैं जो थिंक टैंक के साथ, एक छोटे बेटे हैं विवेक देवल। उनके हवाले से भी ये खबर है कि उन्होंने केमन आइलैंड में जब डीमोनेटाइजेशन की थी नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद जितना जो काला धन मामला था, तो वो केमन आइलैंड में उनके ऑफशोर अकाउंट भी पकड़े गए वहां पे, जो सारा पैसा वहां पे जाके उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस यूज करते हुए करप्शन का एलिमेंट तो जो है जिसपे डिस्कशन हो रही है अब, जो कि 11 साल का अरसा बहुत होता है, जिसके बाद एक साहब का मरला शुरू होता है। जी देखें, अभी तो ये क्योंकि उस पर पावर में है और बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो ये चीजें उस तरह से इंडियन मीडिया में भी खुल के नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट गैग लॉ है, यानी कोई भी जो इंडियन मीडिया में बीजेपी के अगेंस्ट या इनके अगेंस्ट बात करे, बिल्कुल नहीं, तो वो फिर नहीं कर सकता, उसको उठा लिया जाता है, उसको डिफरेंट केसेस में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो जब ये हटेंगे या जब ये नहीं होते या कोई और आता है, एनएसए होता है, तो आई थिंक फिर ये सारी चीजें निकलेंगी, फिर ये कहानियां निकलेंगी, फिर इनका और इनसे लिंक चीजें निकलेंगी कि कैसे चीजें कंडुइट के तौर पे यूज होती रही, कैसे पैसा साइफन होता रहा, कैसे। डेफिनेटली जब एक बंदा बहुत पावरफुल है, जब एक बंदा जो स्टेट क्राफ्ट में बहुत हद तक है, फिर वो इस पोजीशन में है कि वो मिनिस्टर लगा भी सकता है, मिनिस्टर हटवा भी सकता है, बिल्कुल, तो फिर डेफिनेटली ये चीजें तो बहुत छोटी सी हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो कुछ ये हो रहा है, या जो धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे कुछ ना कुछ हो। कमिंग टू द एंड, कर्नल साहब, ये आपने कहा कि ये ज़हीन आदमी है, चले हम मान लेते हैं, बिल्कुल गुजारा, एक बंदा सरवाइव कर रहा है, स्टेट क्राफ्ट में है, अपना एक अहम ओहदे पे है, और फिर उसकी जिसको चाहता है वो वहां पे अपॉइंट होता है। तो ये जो इन्होंने आके आते ही जो डिफेंसिव ऑफेंस वाला जो नैरेटिव एक दिया था, जिसके ऊपर कहा था कि हम इसके ऊपर बिल्ड करेंगे, डू यू थिंक 10 साल के बाद, 11 साल के बाद आप समझते हैं कि उसके कामयाबी मिली हिंदुस्तान को, या फिर एक भी जो डिजास्टर्स देख रहे हैं इनकी डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन का, या फिर नाकामी देखते हैं इसकी? देखें, मैंने ये जरूर कहा कि ये ज़हीन आदमी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सूटेबल एज एनएसए नहीं है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर, देखें पुलिस ऑफिसर हर एक का एक बहुत डीएनए होता है, ट्रेनिंग डीएनए होता है, आपकी एक स्किल होती है जो आपके प्रोफेशन की वजह से डेवलप होती है, तो वो स्किल सेट जो है वो बहुत डिफरेंट है स्टेट क्राफ्ट से। इसी वजह से आप जो है वो बार बार इंडिया के ऊपर नाम आता है, ये जो इंडिया की आप जो अभी हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है, यूके ने शिकायत लगाई, कनाडा ने शिकायत लगाई, यूएस में वाकया हो गया, तो वो इसी वजह से, क्योंकि जो आप सिक्योरिटी को आप क्राइम के एंगल से देखते हैं, जबकि सिक्योरिटी की जो डिस्पेंसेशन है वो क्रिमिनल नहीं होती, वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिस्पेंसेशन है, जिसमें इवन वॉरफेयर की एथिक्स है। अगर कोई सफेद झंडा खड़ा कर दे तो आप फायर बंद कर देते हैं, लेकिन अगर आप इनकाउंटर में डाकुओं के साथ, तो वो सफेद झंडा नहीं खड़ा करता, और अगर खड़ा भी करेगा तो आप फायर बंद। और ये जिसको इन्होंने रॉ चीफ लगाया है अभी, पराग जैन, वो भी पुलिस से ही है, और वो मशहूर डकैत जिनके इनकाउंटर है पंजाबियों को, जो ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद जो बच्चे सिखों के थे उनको मारने में मशहूर है। मैंने अपना पंजाब कैडर से मैंने बात की वहां पे, उन्होंने कहा ये हमारा तो जो मुजरिम आदमी है, तो थॉट प्रोसेस वही देखिए ना, माइंडसेट फर्क है, थॉट फर्क है। तो आप एक वो बंदा फिर स्टेट क्राफ्ट में और नेशनल सिक्योरिटी का हो, तो वो फिर पॉलिसीज उस तरह की होंगी। लेकिन अब क्योंकि ये सारा कुछ अलाइन कर गया एक राइट विंग गवर्नमेंट के साथ, तो वो सारी चीजें अलाइन कर गई हैं, तो इसीलिए ही इज वेरी पॉपुलर, ही इज वेरी इफेक्टिव, और वो डेफिनेटली जैसे कि वो ज़हीन तो हैं तभी वो इधर तक पहुंचे हैं, और बल्कि 2005 में रिटायर होने के बाद दोबारा से वो एक कंट्री की प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गए हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। जैसे कि कर्नल साहब ने भी कहा, दूसरा जो अजीत डोभाल साहब हैं, ये वाकई बहुत पावरफुल है, लेकिन ये डाउनफॉल हर किसी का आता है, और इनकी जो भी इन्होंने डॉक्ट्राइन दिए थे उसका ही असर है कि एक नेपाल जैसा मुल्क जिसको जो एज ए कॉलोनी ट्रीट करता रहा हिंदुस्तान, वो भी इनके साथ सामने खड़ा हो गया। तो हम इन पर नजर रखे हुए हैं, इनके मजीद जो सूरत हाल आती है उस पर जिक्र करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।